29 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये बताइए cos थीटा क्या हो गया? तो cos थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। यहां तक बात समझ आ गई? अब देखो sin टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 sin टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 sin टू द पावर 6 थीटा प्लस sin 6 थीटा। सर आंसर शीट में और वाला अटेंड करना होगा पार्ट? एक ही करना है, एक पार्ट ही करना है। माइनस 2 sin 4 थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। आप ये प्लस 2 की वैल्यू बतानी, सही है? अब ध्यान दो, इसको लिखो sin 4 थीटा का क्यूब। वंदना यहां तक समझ आया? और इसको क्या लिखो? ये sin स्क्वायर थीटा का क्यूब। इसको लिखा sin 4 थीटा का क्यूब और इसको क्या लिख दिया? अब इसे क्या लिखोगे? लिखोगे 3 sin 4 थीटा का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा। है भाई चीज? 8 प्लस 2 10 हो गया। अब जरा देखो इसे क्या लिखेंगे? 3 sin 4 थीटा और sin दैट इज यहाँ 8 होगा और इसे लिखो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस sin स्क्वायर थीटा का। इस बात को ध्यान दो, इसी लाइन में 8 फिर अब कुछ बचेगा नहीं, यही तुम्हें देखना। बताओ ये फार्मूला बताइए कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो ये b क्यूब है, इसे b माना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर यही है b और प्लस 3 प्लस 3ab स्क्वायर 3a ये भी स्क्वायर। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लें, सब कुछ वही 8 10 आ जाएगा। ये देख लो 8 आ। अब देखो इन दोनों में से तुम 2 कॉमन लो जरा, सही है? तो 2 कॉमन लेने पे क्या आएगा? -2 sin टू द पावर 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। यहां तक सही है? अब इस पर फार्मूला लगाओ, sin टू द पावर 4 थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा का क्यूब। समझ आ गई बात? a प्लस b का होल क्यूब। तो यहां क्या लिखोगी? sin टू द पावर 4 थीटा को क्या लिखोगी? बताओ, यहां से देख के बताओ जरा। sin स्क्वायर थीटा ये, तो sin टू द पावर 4 थीटा क्या हुआ? तो लिखो यहां पर, इस पे जगह क्या लिखेंगे? -2 cos स्क्वायर थीटा और इसकी जगह क्या लिख देंगे? sin स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही है। इसकी जगह मैंने लिखा है, इसकी जगह क्या लिख दिया बताओ? cos स्क्वायर थीटा। अच्छा इसकी जगह भी क्या लिखोगे? लिखो cos स्क्वायर थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और 2 इसको 1 लिख दो प्लस 2, तो क्या ये कट गया? देख लो ये 1 लिख दिया ना, तो ये इससे कट गया और ये भी तो 1 ही है, तो 1 का क्यूब क्या हुआ? आंसर आ गया। और सही है, 1 क्यूब तो 1 आ गया। सही। अब तो बताने की जरूरत नहीं है, आसान ये, बस इसको 4 लिख देना, इसको 2 लिख देना, पूरा ऐसे दिखा देना और फिर ऐसा करके इसको भी, इस चीज को मैंने cos स्क्वायर लिखा, उसमें भी जो है उसको भी cos स्क्वायर लिखा। तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। अगला सवाल देखिए। नाउ आपको क्या दिया गया है? इसका बी पार्ट, दैट इज tan a कितना है बताइए?
एन टेन बी और साइन ए कितना है एम साइन बी। इससे क्या पता चलता है एन की क्या वैल्यू है सुनिए, और एम की क्या वैल्यू है, ठीक है, साइन ए बाई साइन बी। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, आरएचएस में रखेंगे। आरएचएस क्या है देखो, एम स्क्वायर माइनस वन और अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन। तो एन स्क्वायर की जगह क्या रख दोगी, चेक करो, एन स्क्वायर की जगह रखो, इसमें क्या रखोगी देख के बताओ, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बी। चलो देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी और माइनस वन। अब पूरे को ऐसे ही लिख के अब डिवीजन का साइन यहां लगाओ, और एन स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे बताओ, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर बी माइनस वन। सही है, इसका भी एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लीजिए आप, दैट इज साइन स्क्वायर बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसमें साइन स्क्वायर की भी वैल्यू रखो और ये tan की रखो जरा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, और नीचे भी क्या रखोगे बोलो, साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी और माइनस वन। ये बताओ ऊपर की चीज खिसक जाती है, नीचे की चीज पलट जाती है, बात मालूम तुमको, ऊपर तो सिंपली स्लाइड हो जाता है, नीचे पलट जाता है, ऐसे करो इसमें, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, और यहां जरा करो डिवीजन के साथ, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, देखो नीचे पहुंच गया, और नीचे की जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर पहुंच गया, ये ऊपर पलट जाएगा, कॉस स्क्वायर बी और माइनस वन। यस, कुछ किया नहीं, बस tan को खोला है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर बी। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी। अब देखो इसको जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। ये चीज समझ में आई अंकुरा, देखो ये वन है तो यही चीज तो यहाँ लिखी जाएगी, इसको पलट दो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, और उसको पलट दिया तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, और नीचे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। चेक करो ये इससे कट गया, साइन स्क्वायर बी कट गया। अब यहां पर तुम्हें इसको क्या लाना है बताइए, इसको क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर प्रूव करना है। इस कॉस स्क्वायर को मत छेड़ो, ये अपने आप आ जाएगा, ये पूरा तुम इसको खोल लो और इससे कट कर, इसे ये तो लाना है ना, चेक करो लाना है कि नहीं लाना, इसको बताओ कॉस स्क्वायर को क्या रखोगे, कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इस कॉस स्क्वायर ए को क्या रखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो जो बनेगा वो इससे कटने वाला है, और ये बच जाएगा, ये हमारा एलएचएस आ जाएगा। सही, कुछ ज्यादा नहीं किया मैंने, tan a की वैल्यू ही रखी है, tan a की वैल्यू लेने के बाद अभी तक तो एलसीएम ही किया, अभी तक तो इतना ही है ना, tan a की वैल्यू रखी और वैल्यू रखने के बाद यहाँ तक तो एलसीएम ही है, बस कटाई है चीज। अब मैं एक अगला अब स्टेप क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों को कॉस को बदल के साइन में बदलने जा रहा हूँ। सही है, चलो
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और यहाँ क्या लिखोगे, अपॉन में साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये देख लो, मैंने कॉस स्क्वायर को बदल दिया है और यहाँ भी बदलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब इसमें मल्टीप्लाई कर डालो नीचे, ऊपर जो है ऊपर रहने दो, ऊपर तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, और इनटू कॉस स्क्वायर ए को भी वहीं रहने दो। नीचे देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर ए, इसका इसमें करो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। आगे बढ़ो, माइनस का भी मल्टीप्लाई करो और साइन स्क्वायर का भी करो, तो माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस का इसमें करो और साइन स्क्वायर का भी करो। इंद्रजीत समझ में आया? इनका दोनों में किया, इसमें माइनस का इसमें भी किया, साइन का भी किया, माइनस का इसमें भी किया, साइन का भी किया। ये पूरी चीज किससे कट गई? इससे कट गई। और अब बताओ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी किससे कट जाएगा? तो बचेगा क्या? कॉस। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। ये पूरे का पूरा इससे कट कर दो, लिख लीजिए कॉस स्क्वायर ए LHS। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? बस मैंने tan की वैल्यू ही रखी है, और उसके बाद जब हमारा कॉस स्क्वायर है उसको देखो, उसमें हमने बदला नहीं, वहाँ देख लिया था कि कॉस स्क्वायर को नहीं छेड़ना, बाकी को मैंने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। श्याम एंड एकता आर विजिटिंग ए पर्टिकुलर शॉप इन सेम वीक। सेम वीक में जाते हैं और शॉप 5 दिन ही खुलती है। कब से कब तक खुलती है? तो अब श्याम और एकता कभी भी नीचे वाला बटन। श्याम और एकता कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो तुमको ये संभावना जब पता करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट ऑन सेम डे एंड दे विजिट ऑन डिफरेंट डे। देखो, ये श्याम का विजिट है और ये एकता। तो ना देखो, श्याम अगर पहले देखो, पहले मैं श्याम को दिखा रहा हूं, श्याम और फिर एकता। तो श्याम अगर ट्यूसडे विजिट करता है, देखो ट्यूसडे भी विजिट करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है एकता भी ट्यूसडे विजिट कर जाए, और श्याम ट्यूसडे करे तो एकता वेडनेसडे, ये ट्यूसडे करे तो ये थर्सडे, ये ट्यूसडे करे तो एकता फ्राइडे कर ले, और ये ट्यूसडे करे तो ये सैटरडे कर ले विजिट। ऐसा भी हो सकता है कि श्याम अगर ये भी कर सकता है, श्याम वेडनेसडे करे। श्याम किधर कर रहा है? वेडनेसडे। तो एकता तब भी तो 5 कुछ भी ले सकती है। श्याम ने वेडनेसडे ही विजिट किया, एकता ट्यूसडे भी कर सकती है, वेडनेसडे भी कर सकती है, थर्सडे भी कर सकती है, फ्राइडे भी कर सकती है, सैटरडे। सही है? बोलो बात सुनाई? वो श्याम ने ट्यूसडे किया, एकता 5 दिन में किसी दिन। श्याम ने वेडनेसडे किया, एकता ने 5 दिन में किसी दिन। अब श्याम थर्सडे कर रहा है तो ये ट्यूसडे कर ले या वेडनेसडे कर ले, या फिर एकता भी थर्सडे कर ले विजिट, और फिर ये थर्सडे तो कर ही रहा है, ये फ्राइडे चली जाए और ये सैटरडे। श्याम अब फ्राइडे विजिट कर रहा है तो ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, एकता थर्सडे विजिट कर ले, फ्राइडे कर ले, और ये फ्राइडे कर रहा है लेकिन वो सैटरडे कर ले। श्याम सैटरडे विजिट कर रहा है, तो क्या लिखा है? इन द सेम वीक फ्रॉम थर्सडे ईच इज इक्वली लाइकली, ये किसी भी दिन कोई भी जा सकता है, दैट बोथ विल विजिट। अब हम ये देखेंगे, ये सैटरडे करे, ये ट्यूसडे करे, सैटरडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे, सैटरडे। तो अब पहला आंसर देखो, तो हाउ मेनी आर द टोटल नंबर ऑफ वेज दे कैन विजिट एनी शॉप। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए?
जबकि शॉप 5 ही दिन खुलती है, तो 25 होगा कि नहीं? अब पहला क्वेश्चन क्या है, वो कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव डे का मतलब है चाहे श्याम पहले चला जाए, एकता अगले दिन चली जाए, चाहे एकता पहले चली जाए और श्याम अगले दिन चले जाए, कोई भी, लेकिन लगातार 2 दिन, उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव डे। कंसेक्यूटिव डे कौन कौन सा है? मंगल बुध हो सकता है, मंगल बृहस्पति तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब देखो कौन सा हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, और कौन सा हो सकता है, वेडनेसडे ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब तो नहीं हो सकता। ये हो सकता है थर्सडे, ये तो नहीं हो सकता, थर्सडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और क्या हो सकता है, सैटरडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, ये देखो सैटरडे फ्राइडे, सैटरडे फ्राइडे ये हो सकता है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस हो गए। तो टोटल केसेस ऑफ कंसेक्यूटिव डे it is 8. So probability of consecutive day visit वो क्या हो जाएगी, अब बताएंगे। The probability of consecutive days, तो क्या हो जाएगा, number of favorable outcomes upon total number of outcomes। तो टोटल कितने हो गए बताइए, 8/25 हो गए, यानी 8 डेज। अब एक चीज यहाँ पर और समस्या हो सकती है कि क्या वो सैटरडे के बाद ट्यूसडे को कंसेक्यूटिव डे मान रहा है कि नहीं, क्योंकि क्या पता वो अगला कंसेक्यूटिव वर्किंग डे तो नहीं मान रहा है। इस चीज को मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद 2 दिन छुट्टी है, अगर वो उसको लेगा तो आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ कि उसे लिया है इसने कि नहीं। Now, it is the first question of 15.2 exercise. So, यही आया आंसर। एक ये हो गया कंसेक्यूटिव डे, अब दूसरा कौन सा है, दैट इज इक्वल्स टू कंसेक्यूटिव के बाद क्या है, डिफरेंट डेज, डिफरेंट डे, दैट इज डिफरेंट डे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डे बताओ, डिफरेंट डेज, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, सेम हटा दो, सेम 5 ही दिन है, कौन कौन से 5 दिन है बताओ, 1 2 3 4 और 5 सेम डे की यही है, और जो बच गया वो डिफरेंट डे है, तो 5/25 सेम डे की प्रोबेबिलिटी है। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, अभी फिर से बताएंगे जिसको नहीं समझ में आ रहा है, तो दैट इज 5/25, तो कितना हो गया 1/5, तो दैट इज 4/5। बोलो बात समझ में आ गई डिफरेंट डे की। और एक और क्वेश्चन है जो तुम्हारे में नहीं पूछा गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे, तो क्या हो जाएगी, ऑफ सेम डे विजिट करते हैं जो कि बुक में दी गई है, तो दैट इज 5 तो उनके फेवरेबल डे हो गए जो सेम है, और टोटल कितने हो गए 25। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कि बताएं करो। सैंपल स्पेस में उन्होंने बताया कि वो किसी किसी दिन विजिट कर सकते हैं, बाकी तो इसको हम और कराएंगे तो पता चलेगा। वो एक ठीक है, देख लो ये शाम का विजिट है, अब ध्यान दीजिए
श्याम और एकता किसी एक शॉप में विजिट करते हैं, लेकिन जो दुकान है वो 5 ही दिन खुली रहती है। कौन कौन से 5 दिन खुली है? थर्सडे टू ट्यूसडे टू कब तक है? तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 5 दिन विजिट कर सकता है। शाम 5 दिन विजिट कर सकता है। एकता भी क्या कर सकती है? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो अब बताओ ये कब कब विजिट कर सकते हैं? दोनों किसी भी दिन विजिट करने की पूरी चांस है। तो हो सकता है दोनों टी एक साथ विजिट कर लें, और फिर क्या हो सकता है? TW, T थर्सडे और T फ्राइडे। ये ट्यूसडे वो फ्राइडे, ये ट्यूसडे गया वो फ्राइडे, और ये कब गया? ट्यूसडे सैटरडे। और ये देखो वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे सैटरडे। बोलो समझ में आया? ऐसे मैंने सारे बना लिए, और बनाने के बाद ये पूछा गया कि लगातार कौन कौन से दिन है, तो ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे लिया, वेडनेसडे के साथ ट्यूसडे भी लिया। यानी लगातार जब पूछे तो यही तुम्हारा लेना है। और लगातार और कौन कौन से पढ़ रहे हैं? ये दोनों लगातार पढ़ रहे हैं। और कौन कौन से पढ़ रहे हैं? थर्सडे फ्राइडे के साथ और कौन सा पढ़ रहा है? और ये कौन सा पढ़ रहा है? यही साथ पढ़ रहा है। चाहे वो पहले जाए, चाहे कंसेक्यूटिव को हमने निकाल दिया। और फिर हमने कहा कि डिफरेंट डेज, तो सेम डे वाले 5 थे। सेम वाले कौन से थे? ये सेम है, जो इसका डायगोनल है वो सेम डे के लिए। तो वो सेम वाले का हमने क्या किया? दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में क्या होता है? सेम डे प्लस डिफरेंट डे इज इक्वल टू 1। सो डिफरेंट डे, कोई भी जो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होती है उनका सम क्या होता है? यूनिटी। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपन एंड समथिंग नॉट हैपन। उनका सम कितना होता है? 1। तो समथिंग हैपन डिफरेंट डे और सेम डे, इसके अलावा तो तीसरी चीज तो कुछ हो नहीं सकती। तो इनका सम 1 है, तो मैंने सेम डे इधर कर दिया, तो 1 माइनस कर दिया। सही है? बोलो समझ आ गई बात? अब अगला देखो, उसको हटा दें। चलिए अब अगला सवाल देखिए। अदिति ये समझ में आ गया ना? इसी तरह से बनेगा, ऐसे कर दें। चलो, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have taken 10 km/h faster, तो कहा गया है कि ट्रेन अगर 2 घंटे तेज होती तो it would have 2 hours less than the scheduled time. डिस्टेंस सेम है। और आगे क्या कहा है कि अगर if the train would slower, चलिए 31st क्वेश्चन देखिए। लेट डिस्टेंस को ले लीजिए, इट इज y किलोमीटर और स्पीड क्या हुई? x किलोमीटर। तो मुझे बताओ कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात समझ में आई? तो डिस्टेंस अगर मान लो लेट इट्स एवरेज स्पीड, डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगी, लेकिन स्पीड बदल रही है। अब स्पीड क्या कह रहा है कि किसी भी समय पे पहुंच जाती है। मान लो ट्रेन 10 घंटे, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 km/h फास्टर, तो ये 2 घंटा कम लेती। तो मैं ये कह रहा हूं कि बताओ 2 घंटा किससे कम लेगी? दैट इज नॉर्मल टाइम और माइनस फास्टर टाइम। जब कोई चीज फास्टर चलेगी तो समय का तो डिफरेंस आएगा ही। एक हाँ पर आवर लिखिए, सही है। अच्छा ये बात तुम्हें समझाई? नॉर्मल माइनस फास्टर 2 होगा। फास्टर हमेशा तेज होगा, फास्टर में कम समय लगेगा। नॉर्मल में जरा ये करो, क्या ये y/x है? और ये क्या है बताइए? फास्टर में कितना है? 10 km/h ज्यादा होगी उसकी स्पीड, तो कितनी हो गई होगी? बोलो x + 10 हो गई होगी क्या? और नाउ इट इज 2। सही है। अब देखो, अगर ये
it would have taken 2 hours less than that. And if train were slower by 10 kilometer per hour, then it would have taken 3 hours more. 7 max plus 10 kilo. क्या? Plus 10 kilo. If speed is 10 kilometer per hour faster, अगर ज्यादा आगे तो 2 घंटे कम पे चल रही है, ठीक है। अब जरा देखो कि तुमको क्या पता करना है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाई। एक चीज और भी कर सकते हैं, देखो इसमें क्या करो, डिस्टेंस हमें पूछी नहीं गई है, स्पीड तो दी गई है, पूछी है नहीं पूछी ना। मान लीजिए कि टाइम कितना लगता है, टी लगता है, ही पूछिए। नहीं पूछिए तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पूछिए तो पूछ लेते टाइम जो पूछना होगा वो पूछेगा ही है, उसको क्या कह सकते। ये देखो बताओ यहाँ पे टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ से देखो जरा, टाइम इनटू स्पीड क्या है, क्या यही डिस्टेंस है? तो मुझे बताओ यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगी। टाइम टी लगा, टी आवर, और स्पीड कितनी है, तो बोलो कितना हो गया, xt किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस समझ में आ गई? डिस्टेंस नहीं बदलेगी। मुझे बताओ अगर मैं फिर से यही करूं कि टाइम इनटू स्पीड, तो भी क्या डिस्टेंस वही रहेगी? चेक करो, ये सबसे आसान तरीका है। अब मैंने स्पीड को 10 ज्यादा कर दिया, तो बोलो टाइम कितना लगा, 2 कम। तुम तो सोने से क्या होगा, तो 5 नंबर डाल लो बीपी, सॉरी। अच्छा ठीक है, पीछे जाकर आराम कर लो, 2 तखत मिला के ले जाओ, पापा को बताएंगे नहीं, समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा अगली लाइन बताइए, तुम भी बता दो। हाँ मोनिका आप क्या लिखे, देखो कितना कॉमन चीज है। तुम नींद पूरी कर लो, फिर क्या कि ऐसे थके में पढ़ नहीं पाओगे, फिर आधे घंटे फ्रेश हो जाना, फिर आ जाना। चलो ये तुम्हें समझ आ गई बात कि नहीं? ये जगह में कोई प्रॉब्लम है, कल यहाँ विष्णु ही सो रही, हमने कल उसको 5 क्वेश्चन पूछे थे। ये इस जगह पे जो बैठता है ना, पता नहीं जगह में क्या है बात कि नहीं। ये देखो कोई अच्छी हवा आती हो कि दोनों तरफ से, एक तरफ से पुरवाई चल रही, एक तरफ से पछुआ का साउथ वेस्टर्न मानसून और एक नॉर्थ ईस्टर्न। चलो अभी देखो, मतलब समझो अगर स्पीड बढ़ा दी तो टाइम 2 घंटे कम हो गया, लेकिन क्या डिस्टेंस वही रही? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करिए। t से x प्लस 10 और -2 से भी x प्लस 10, और उधर क्या आया xt, तो यहाँ से क्या आया बोलो, tx प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इट इज इक्वल टू xt। xt कट गए, तो बताइए 10t माइनस 2x की वैल्यू कितनी आई? पहली इक्वेशन बन गई, बोलो। ये 10 ज्यादा तो 2 कम, लेकिन डिस्टेंस तो प्रोडक्ट वही रहा। अगली इक्वेशन आई सी बताओ जरा, अगला क्या लिखें? इफ इट इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। बताओ जरा, x माइनस 10, आगे बोलो। हाँ सरोज आप बताओ, आप तो बता ही नहीं। सर x minus 10 is equals to 3x। ज्योत्सना आप बताओ। हाँ अंकुर आप बताइए। x minus 10 ब्रैकेट t minus 3। ये सही बता रहे, बोलो। कह रहे हैं अगर स्लो है तो t plus 3 ये टैलेंट होता है, इसे टैलेंट हंट कहते हैं, इसका शिकार किया जाता है। हंट कर लिया, स्लो होने पे समय बढ़ गया, अरे यार, फास्ट होने पे समय घट गया। और इसको क्या लिखे पूजा, बताओ। हाँ वंदना, वो आज पुरवाई का मजा ले। t x माइनस 10 प्लस 3 x माइनस 10, यहां तक समझ आ गई? अब ये xt माइनस 10t
प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू xt, तो xt कट गया, माइनस 10t प्लस 3x इज इक्वल टू 30, दो इक्वेशन बन गई। दो इक्वेशन को एक साथ रखना है, लेकिन यहाँ माइनस 10t यहाँ प्लस 10t है, उसको उसके नीचे रख के प्लस करो, तो बोलो 10t माइनस 2x इज इक्वल टू 20, ये कट गया, क्या क्या आएगा पूजा? चलो कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 50, से क्या पता चल गया उसकी स्पीड कितनी है? किलोमीटर 50 हो गई कि नहीं? तुमसे आसान सवाल पूछो, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलो, अब x आ गया, अब टाइम निकालो, तो टाइम कैसे आएगा? इसी में किसी में पुट करो, चलिए, so that is 10t minus 2x is equal to 20. So 10t minus 2 into 50, it is equal to 20. So 10t कितना आ जाएगा पूजा? 80. करेक्ट, जैसा कि इन्होंने बताया 120, आज ये चमत्कारी है। नाउ 120 by 10, तो t कितना हो गया? 12 आवर्स। उन्होंने नोट्स बना लिए होंगे, इसीलिए तो वो नहीं पढ़ रही, वो पेपर पहले लिख लेती हैं और फिर वहाँ साथ में कर लेती काम, उनका काम पूरा है। हम आप स्ट्रगल करें, वो क्यों करें? तो बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब देखो, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x इंटू टी, दैट इज x इंटू टी, इट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 12, 600 किलोमीटर। जितना हम एक टेस्ट में लिखते हैं उतना वो अलग से मेहनत करती है। अभी भी नोट्स इनके रखे हैं, आप लोग देख लोगे तो आश्चर्य करोगे कि कितनी मेहनती है। सर इसमें जो टाइम वाला आप कह रहे थे, नॉर्मल वाला, वो क्या चीज? जो नॉर्मल टाइम, अब देखो, ये तो तुम्हें पता चल गया, दूसरा मेथड समझो। एक और तरीका है, बताओ नॉर्मल टाइम और माइनस फास्टर, फास्टर हमेशा कितना होता है? ज्यादा ही, तो इसमें कम समय लगता है, तो 2 घंटे का फायदा हुआ, फास्टर चलोगे। और लेट टाइम दूसरा भी समझो, लेट टाइम अगर तुम स्लो चलो तो नॉर्मल से लेट पहुंचोगे। नॉर्मल टाइम वो किसके इक्वल है दीदी? 3 घंटा लेट हो जाए तो पढ़ो। अच्छा, टाइम का क्या फार्मूला है बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो। डिस्टेंस को ले लो y और स्पीड को ले लो, सही? तो बताइए y बाई x, इक्वेशन पूरी करिए दीदी। so y upon speed x plus 10, x plus 10 इट इज इक्वल टू 2। इसको भी करो, y upon x minus y upon x plus y अपॉन x माइनस 10, सही है? इट इज इक्वल टू, बोलो, minus y upon इट इज इक्वल टू कितना होगा? 3. इट इज इक्वल टू 3। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ तक आने के बाद, चलो y को कॉमन लो, तो नीचे क्या हुआ? तो इधर क्या आएगा बोलो, और इधर क्या आएगा? y तो चला गया बाहर, x आ गया, और इधर क्या आ गया? 2 आ गया। इससे मुझे बताओ क्या कटा? तो 10y आ गया, और 10y किसके इक्वल हो गया? 2x और x प्लस 10। इसको भी सॉल्व करो, तो दैट इज इक्वल टू y कॉमन लिया, x और x माइनस 10। अब x माइनस 10 गया तो यहाँ क्या बचा? x, और x से x गया तो क्या बचा? x से x कट गया तो 10y आया। तो बोलो 10y किसके इक्वल हुआ? अब दोनों तरफ अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है
तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी? तो राइट हैंड साइड इक्वेट करो। सो 2x x plus 10 it is equals to 3x x minus 10। तो 2x स्क्वायर, x से तो x काट ही दो, तो क्या आएगा बताइए? 2x plus 20 it is 3x minus 30। तो 3x minus 2x it is 20 plus 30, तो 50 is equals to x। अब 50x आ गया, किसी एक में डाल दो, चाहे तुम इसी में डाल दो तो y आ जाएगा। आपको इसमें डालना, इसमें डाल दो। तो 10y इट इज इक्वल्स टू x माइनस 10। अगली लाइन बताओ पूजा। करेक्ट, वंदना आप रिपीट करो जो बोल रहे हैं, बोलो। 10y is equals to 3x square। ये अच्छा बता रही है, सरोज आप भी बताओ। 7x की वैल्यू रखते हैं। हाँ, पूजा का असर पड़ गया। So that is equals to कितना हो गया? 150 और 40, तो y कितना हो गया? देखो 150 into 40 upon 10 that is 600। बोलो समझ आ गया? और भी तरीके हैं बढ़ती दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछो, कुछ पूछना है बताओ, बता देंगे। ये इट इज टू, और मैंने यहाँ क्या लिखा? लेट डिस्टेंस कितना है? इट इज y किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? इट इज x किलोमीटर पर आवर। तो उसी को ही लगाया, बाकी तो फार्मूला तुम्हें पता है ना। अगला सवाल देखिए। दैट इज, इन दोनों को फाइंड द एरिया फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड एक्स एक्सिस और ग्राफिकली सॉल्व करना है। इसी का ये सवाल पूरा सही हुआ क्या? हो गया था तो सही है। ज्योत्सना भी बढ़िया करके आई, 38 मार्क्स लेके आई हैं। 31 का बी देखो, 31 का बी देखो। क्वेश्चन में कहता दिया x plus 2y is equals to 6। y के हमेशा फॉर्म में निकाला करो। तो y कितना हो गया? अब इसको टेबुलेट करो। जसमिता x की 2 वैल्यू रखो और उसके हिसाब से y बताओ। बोलो क्या क्या रखें? 2 रख दिया। y कितना आएगा? नहीं रेहा जी। अच्छा पूजा तुम ही बता दो एक वैल्यू। x क्या रखें, y क्या आएगा? बोलो। y सही है। अब देखो 2x माइनस वाई, अगला देखिए 2x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। माइनस 2 यही रहने दो, बल्कि y उधर ले जाओ। अब सरोज 2x की वैल्यू बताइए और 2y की। एक और बताओ। x equals to 0। बताएंगे, आप बताओ पहले। ये बार्गेनिंग करने लगते हैं सरोज। सही है। अब देखो 1 2 3 4, उससे ज्यादा तो जाना नहीं है, y में तो उतना है ही नहीं। और 1 माइनस 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले 2 2 2 पे 2 और 0 पे 3, x पे 0 चलो y पे 3, तो एक यहाँ से बन गई। अब ये आगे कहाँ तक जाएगी ये तो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट खींचना पड़ेगा तभी। अच्छा दूसरा 1
0 1 0 और 0 -2 0 -2 ये इससे बनाओ तो ये ऐसे आ गई ऐसे आ गई। और किससे कह रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो दोनों लाइन कहाँ होगी आप लोगों को पता चल रहा है कहाँ मिलेगा? हाँ? 2 यहाँ पे हो जाएगा 2। अच्छा इंटरसेक्ट नहीं दिया मैं तो इसी पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ ये एक पे इंटरसेक्ट 2 2 पे हो जाएगा 2 2 इसमें रखने पे तो आ भी जाए 2 2 आ ही रहा है 2 रखोगे तो 2 आ रहा है और एक यहाँ पर कितने पे होता है 5 6 7 पे हो रहा है 6 पे हो रहा है तो ठीक है अब इस पे 6 पे कर लीजिए 6 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है बहुत प्रिसाइज बनाना पड़ेगा ग्राफ में तो ही हो पाएगा। अब एक 6 0 हो गया 2 2 हो गया और एक कौन सा हो गया 1 0 हो गया। इन पर इक्वेशन लिख लो ये कौन सी इक्वेशन बने ली है दैट इज 2x - y - 2 = 0 ये कौन सी है दैट इज x + 2y = 6 तीनों इसके अलावा तीनों वर्टिसेस के भी कोऑर्डिनेट लिखिए और इसको शेड करिए और लिखिए शेडेड रीजन इज द डिजायर्ड ट्रायंगल ये लिखना होगा दैट इज शेडेड रीजन इज डिजायर्ड ट्रायंगल। क्या इसकी वर्टिसेस पूछी गई है इसके एरिया पूछा गया तो एरिया अब ये 1 से 6 तक बेस कितना हुआ 5 यूनिट्स क्योंकि 1 से लिया गया है और हाइट कितनी हुई 2 यूनिट्स तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू 5 इंटू 2 तो 5 स्क्वायर यूनिट्स लिखना सिर्फ यूनिट्स नहीं लिखना वॉल्यूम पूछे तो क्यूब यूनिट्स क्यूबिकल यूनिट्स ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी 1/4 of herds of camel were seen in the forest तो पूजा इसकी इक्वेशन बनाओ थोड़ा काम कराते रहेंगे तो तुम्हें भी मनोरंजन होता रहेगा। हाँ इक्वेशन बनाइए बताओ है पेपर है कि नहीं तुम्हारे पास पेपर है तो फिर क्या बताइए अब तो पेपर हो चुका है सब पता चल ही चुका होगा। लाइट ऑफ कर अच्छा देखो क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ सभी लोग ट्राई करें। किसी ग्राउंड में बहुत सारे कैमल्स हैं ठीक है तो उसमें से 1/4 जो कैमल है वो कहाँ देखे गए दे वर सीन कुछ कैमल कहाँ देखे गए बताइए फॉरेस्ट में देखे गए। लेट टोटल कैमल्स कितने हैं लेट टोटल कैमल्स आर एक्स ठीक है। अब उसमें से 1/4 यानी x/4 कहाँ पाए गए इन फॉरेस्ट x/4 कहाँ पाए गए फॉरेस्ट में पाए गए। ये बताइए ट्वाइस द स्क्वायर रूट कहाँ पाए गए ये ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट इन माउंटेन्स चले गए और 15 कहाँ पाए गए रेस्ट 15 कहाँ पाए गए ऑन बैंक ऑफ रिवर ऑन बैंक ऑफ ये बात तुम्हें समझ आई देख लो 1/4 ऑफ हर्ड ऑफ कैमल जंगल चले गए ट्वाइस द स्क्वायर रूट वो कहाँ चले गए बताओ ट्वाइस द स्क्वायर रूट माउंटेन चले गए और जो बचे 15 है रिमेनिंग 15 वो कहाँ देखे गए बैंक ऑफ रिवर।
यही तीनों जोड़ दो, तीनों को जोड़ो तो x, क्योंकि टोटल तो यही है कि नहीं? तो इसलिए x/4 प्लस 2√x और प्लस 15 ये मिला के कितने हो गए? x हो गए। अब देखिए x/4 को उधर ले जाओ तो 2√x और प्लस 15 इट इज x माइनस x/4, तो कितना हो जाएगा? यहाँ एलसीएम ले लो तो 4x माइनस x तो 2√x प्लस 15। सिंपली भी एलसीएम ले सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपली भी पता चल रहा है कि 3x/4 है। ऐसा कर लिया, 15 भी उधर ले जाओ तो 3x/4 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 60/4। यहां तक समझ में आ गया? एलसीएम ले लिया, 2 भी नीचे ले जाओ तो √x कितना हो गया? 3x माइनस 60/8। ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर। रूट एक तरफ छोड़ दो, कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन में रूट आए रूट एक तरफ करके स्क्वायर करना, और नहीं करोगे यहाँ पे कर लोगे रूट जिंदा हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ रूट आ जाएगा √8, उसको मार देना है। रूट को मैंने खत्म कर दिया, रूट खत्म हो जाएगा। सब चीज उधर कर दी तो रूट खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर करने से, और यहाँ नहीं कर सकते। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? इधर तो x आ जाएगा, और 3x माइनस 60 का स्क्वायर क्या होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है? इधर भी कर दिया। 8 स्क्वायर को इसके साथ लिख लो, 8 स्क्वायर को लिखो इसके साथ, तो क्या 64x हो जाएगा? 8 स्क्वायर वहां देगा, इसको भी स्क्वायर करो, 3x का होल स्क्वायर करो तो 9x स्क्वायर। अब मुझे बताओ 60 का भी स्क्वायर करो, और माइनस 2 इंटू 3x इंटू 62, ये भी कर दिया तो 9x स्क्वायर, और ये कितना आ गया? 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, माइनस 360x और प्लस 3600, उसको भी यहाँ ले आओ, माइनस 64x, तो वहाँ 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, वो भी यहाँ ले आओ। इसके साथ इसे कंप्यूट करो, बोलो 360 में 64 जोड़ो तो कितना होगा? 4 2 4 x और प्लस 3600। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई करो। वैसे इसका फैक्टर बनाना, तुम्हें किसका फैक्टराइजेशन करना है? इनके प्रोडक्ट का ही तो करना है। 9 का ऐसे ही कर लो 3 इंटू 3, और 36 को क्या कहते हो? 6 इंटू 6, तो दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, और 10 और 10 तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, सारे कर लिए। देख लो 6 6 10 10 9, फैक्टराइजेशन कर लो सबको। ऐसे दो पेयर बनाओ कि ये आ जाए, आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्वाड्रेटिक लगा लें। ठीक है, ऐसे पता नहीं चल रहा है ना, तो 2 इंटू 2 कितने 2 हैं? 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे आ, सही है। अब 3600 है, इसका मतलब है कि पता नहीं चल पाएगा ना ऐसे। चलो, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये कोई डिविजिबल भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है कि 9 से कट जाए, कोई छोटा नहीं हो पा रहा। 36 64 9 से कट भी नहीं रहा है। चलो, चलो 176 ये आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन है, बहुत पहले से कई सालों से। तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से देखो -4 to 4, b की वैल्यू डाल दी, अब प्लस माइनस
-4 to 4 का स्क्वायर करो, -4a और c कितना है 3600 डिवाइडेड बाई 2 into a, तो दैट इज 424 और इसकी क्या वैल्यू आई बताइए जरा 176 17977 ये इसको भी जोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करो, डबल जीरो, इनका सब्ट्रैक्ट करो 1 2 डबल जीरो, तो 6 आया 7 आया और यहाँ से आ गया 1 0 और 5, इसकी अब इसको स्क्वायर रूट निकालो 1 2 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49 117 7 के नीचे 7 लिखो, तो क्या जा सकता है? अभी अभी डिजिट उतारा और अभी अभी नहीं जा रहा, अगर 1 भी लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, अभी अभी 2 डिजिट उतारे हैं, अभी भी नहीं जा रहा, उतारते भी नहीं रहा, तो यहाँ 0 और अगले 2 डिजिट, अगला 2 डिजिट इसका क्या है 0 लगा दिया, अरे ये तो गलत ही कर दिया 50176 इस उल्टे पैर में आनी चाहिए, सही है, तो क्या करेंगे 2 2 इज 4, तो दैट इज 4 आ गया, तो अब इसमें हम क्या लिखें 1 यहाँ बचा और 0 1 लिखे, कितनी बार जाएगा 84, तो कितना बचेगा 17 के बाद 76 लिखो, 2 और जोड़ दो, तो 4 4 यहाँ भी 4 ही लिख दें क्या, तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 4 4 जा 16, ये पूरा चला गया 224 आया, तो दैट इज 424 प्लस माइनस रूट 50176 डिवाइड बाई 18, तो 424 प्लस माइनस 224 अपॉन 18, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, 424 प्लस 224 अपॉन 18 और 424 माइनस 224 अपॉन 18, तो दोनों में जसमिता किसमें पॉजिटिव आंसर आएगा, पहले में कि दूसरे में? दोनों में पॉजिटिव हाँ? चलो अब इसको जोड़ो, चलो 4 यहाँ 8 आ गया, 4 आ गया और 648 बाई 18 कितना होता है, और यहाँ करो क्या 200 बाई 18, तो 18 का मतलब है आप 6 से कर लो, 6 1 is 6, देखो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ जसमिता, ऊपर का आंसर बताओ, और ठीक है, अब 3 से और कट करो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, तो ये 36 आ गया, यहाँ से क्या आएगा, इसको 2 से कट करो, तो ये कितना आएगा 100/9, नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो ये रिजेक्टेड है, 100/9 तो नहीं हो सकते, 36 हो सकते हैं, इसमें से 1/4 9 चले गए, यानी 9 चले गए फॉरेस्ट में, और 2√x यानी कितने चले गए माउंटेन बताइए 12, और बाकी 12 चले गए माउंटेन में, दैट इज 2√36, तो 2 into 6 12 चले गए माउंटेन में, और बोलो 36 का 1/4 कितना हुआ 9 चले गए वहां, तो अब रिवर के पास मिले 15, तीनों को जोड़ो क्या 36 आ जाए, सही है ना? अगला सवाल देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखे हैं और इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स इसके रियल हैं, तो हमें कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, लेट अस सी, और इसके रूट्स निकालें नाउ,
क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट है 32 का। 32 का ये सेकंड पार्ट है, जबकि ये फर्स्ट पार्ट था। तो b माइनस सी स्क्वायर, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स और प्लस a माइनस बी, जो भी पेपर यहाँ मिलता है करने को मिलता है, छोड़िए मत, पूरा करिए। अब समय ऐसा नहीं है कि अब रेस्ट करने का समय नहीं है, 1 महीने का ही समय है आपके पास, पूरा करो और फिर वो जो मैं उसका चेक करूँ उसको ध्यान से देखो, यही काम करना है। तो यहाँ से कैरियर मुड़ जाता है, पता नहीं तुम्हारे क्या नंबर है, कहाँ एडमिशन मिले, क्या स्ट्रीम मिले। सो 10th से बहुत कुछ डिसाइड होगा। अब देखो, तो अब ये इसके रूट्स कैसे हैं, रियल हैं और चेक करो क्या लिखे हैं, रियल एंड इक्वल है। तो इसके रूट्स अगर रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0, वही ना लिख देना छोटा, क्योंकि इसमें छोटा है तो इसमें अब बताइए बी स्क्वायर की क्या वैल्यू लिखी जाएगी। पूजा वैल्यू प्लेस करो, टाइम ले रही हैं आप, बोलो बंदना। c माइनस ए का स्क्वायर, नींद अभी इनकी टूटी नहीं है, आगे बोलो। 4 into हाँ, 4 into b minus c b माइनस सी into a minus b. a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सही है। अब आगे की बात है, दैट इज, सबको खोल डालो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। आगे बढ़िए, तो इसमें क्या होगा बताइए, ये 4 है, तो 4 है, तो इसको क्या करेंगे, -4 को यही रखो, अंदर चलते हैं पहले। b से किस में मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी में, और माइनस सी से किस में मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, और बी ए बी माइनस बी स्क्वायर और माइनस ए सी और प्लस बी सी। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab, ठीक है, और Plus 4b. प्लस 4b स्क्वायर Plus 4b. प्लस 4ac माइनस 4bc, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2ac है, यहाँ क्या है 4ac, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac, और यहाँ क्या बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 4b स्क्वायर, और ये क्या है 4b स्क्वायर, एक तो ये बच गया, ये दोनों चले ही गए, और माइनस 4ab माइनस 4bc। कितनी बात हो गई। देखो एक बात मुझे बताओ कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 9th में तुमने ये सवाल किया है, तो मुझे बताइए कि प्लस 2ac और माइनस 4ab और माइनस 4bc है, निगेटिव किसके होने की वजह से हो रहा है, यहाँ देख के पकड़ पा रहे, कौन निगेटिव है, ए है या बी है या सी है, जिसकी वजह से चीज निगेटिव बी है। तो तुम b को 2b का होल स्क्वायर मत लिखना, माइनस 2b का होल स्क्वायर लिखो, क्योंकि उस जहां जहां बी अलावा निगेटिव हो रहा है। तो बताइए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर, और उसको लिखो 2 इंटू ए इंटू सी, और प्लस लिखो 2 इंटू ए इंटू माइनस 2b, बिल्कुल वही लिख रहा हूँ जैसे 9th की आइडेंटिटी थी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो जहां जहां मैंने माइनस 2b लिखा वही लिखा, देखो रिकनसाइल भी कर रहा है, और प्लस 2 और माइनस 2b इंटू सी, दैट इज इक्वल टू 0। अब आइडेंटिटी लगा दो, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर
दैट इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आई? अगर किसी का स्क्वायर 0 है तो वो वैल्यू 0 होगी। तो दिस इंप्लाइज c प्लस a माइनस 2b 0। इससे क्या पता चलता है? क्या c प्लस a इज इक्वल टू 2b हो गया? ठीक है। अब जरा देखिए, इसको ऐसे लिखो कि दिस इंप्लाइज कि c प्लस a बाई 2 इज इक्वल टू b। बोलो ये समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। अब एक और चीज देखो, इससे सीधे इंप्लाई होता है कि ए बी सी इन ए पी। कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा? नहीं हो रहा तो देखो, इसको हमने मिटा के करो। ए बी सी जब एपी में होते हैं तो क्या होता है बताओ? तो क्या b माइनस ए वो c माइनस बी के इक्वल होता है? जब एपी में होते हैं तो दिस माइनस दिस, दैट इज a2 माइनस a1 इज a3 माइनस a2। ये चीज होती है। तो अब मुझे बताओ, b को इधर ले आओ तो 2b क्या a प्लस सी होता है? तो b क्या होता है? a प्लस सी बाई 2। क्या यही होता है? अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से फिर से करते हैं। यहाँ तक ठीक है? इसको तुम क्या लिखोगे? c प्लस a को क्या b प्लस b लिख दोगे? और मन में यहाँ a b c सोच के रखो, मन में एक विचार बनाओ कि यही a b c है। तो अब देखो, तो क्या लिखोगे? c माइनस b लिखो। यहाँ क्या लिखोगी? c माइनस बी और a को वहां ले जाओ तो b माइनस a। तो जब इस तरीके से दिस इंप्लाइज कि a b c तुम्हारी जो मर्जी करे कर लो, वो कर लो, ये कर लो, क्या पसंद आया? हाँ लास्ट से समझ लो, वो तो बताएंगे। ये देखो, तो इसका मतलब क्या होता है कि देखो ये चीज होती है एपी में कि मिडिल टर्म इज द मीन ऑफ एडजेसेंट टर्म्स। अगर मैं तुम 2 इसके नीचे लिख लो तब भी वहीं से भी कंक्लूड कर सकती हो। मिडिल टर्म क्या होती है? इट इज द मीन ऑफ एडजेसेंट टर्म्स। या तो मैंने b को b प्लस b लिख के एक c माइनस b लिख दिया। तुम इतना नहीं भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ b क्या है बताओ? a प्लस सी बाई 2। और किसी भी तुम अपने मन में सोच लो ए पी में, नहीं तो एक जो तरीका था वो भी था, नहीं तो दूसरा क्या है? जैसे 3, 5 और 8 अगर एपी में है तो मिडिल टर्म इनका मीन है। कितने का अंतर? ये 2 का अंतर है, 7 है। तो दैट इज c प्लस 7 बाई 2। ये तो होता ही है। तो आप चाहे तो लिख दें कि एस बी इज द मीन ऑफ दिस 3 टर्म्स, सो ए बी सी आर इन एपी। ये ना लिखना चाहो तो b प्लस b लिखो, एक भी इधर ले जाओ, वो ले जाओ। दूसरा वाला भी मेथड बता दें, देखो समझ में आ ही जाए। c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस b। यहाँ तक समझ में आया? तो इसको लिखो c माइनस b और तुम अपने मन में ये विचार बनाओ कि c माइनस b हो गया और उधर क्या आएगा बताओ? एक भी इधर ले आया और b माइनस a। देख लो, c माइनस b और b माइनस a। So if as the common difference of successive terms are same, so a b c are in AP। सही है कि नहीं? जो मर्जी कर लो, दोनों ही सही। So a b c are सर जो ABC है वो उस चीज का वो एक डिजिट हो गया है ना, मतलब ABC तो डिजिट्स हो गए। हाँ तो वही पूछ रहा है, क्या पूछा गया? सो दैट क्या चीज एपी में पूछी गई? Then show that सर क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये शो करना है ABC AP में। हाँ ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। सो दैट इज एबीसी इन एपी लिखो। अगर रूट्स की बात की गई है ना, अब इसके रूट्स क्या होंगे? पूरा कुछ नहीं करना। रूट्स निकालने पड़ेंगे, क्या आएंगे? ए बी सी तो इसके रूट्स, ठीक है। देन shows that in n, ये इनकम्प्लीट है। so that r in n, यहाँ r के बीच में चीजें नहीं है यहाँ। so that a b c r, that के बाद मिसिंग है, सवाल यही बनेगा। so that के बाद r सीधे कैसे आ सकता है? so that r in arithmetic progression, ऐसा हो सकता है कोई सवाल? a b c r है, सही। आप a b c करके कर लेना। अगला सवाल देखो। एक ट्रायंगल दिया है, इस तरीके का ट्रायंगल है जिसमें कि क्या चीज किसके सिमिलर है? जरा देखो, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है।
इसी में देखो ABC, इसमें दिया है क्या PQ कुछ नहीं दिया, ये अलग ही सवाल है। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 12 या 14 है। हाँ तो ये अलग सवाल है, बुक का सवाल है ये। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। व्हाट इज द क्वेश्चन? 3 चीजें, कौन कौन सी चीजें चेक करो, AB, AC एंड मीडियन AD, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल बनाते हैं। देख लो ABAC और मीडियन इसकी क्या है AB, और PQR भी लो, PQR की मीडियन क्या है PQR, और मीडियन क्या है PM। ये सब क्या है? These are proportional to AB, AC, AD are proportional, किसके प्रोपोर्शनल है? ठीक है, प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR, PM। कहने का मतलब है गिवन क्या है, AB बाई AB, AC और AD किसके प्रोपोर्शनल है? PQ, PR, इतना गिवन है। और प्रूफ क्या करना है बताओ? सही है, हमको ये प्रूव करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखो इस चीज का प्रूफ देखिए, एक बार में समझ लेना मोनिका। देखो बुक का ही सवाल है ना। सबसे पहले ये दोनों तो इक्वल है ना, ये गिवन है कि मीडियन है? क्या गिवन है कि AD एंड PM आर मीडियंस। किसके मीडियंस हैं? ऑफ रेस्पेक्टिव ट्रायंगल्स। तो तुम्हें इसका कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, जितनी लेंथ है उसको आगे बढ़ाओ, सही, इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। जितनी लेंथ है उसको आगे बढ़ाइए आप, जितनी इसकी लेंथ आगे बढ़ा दीजिए। और किसको क्या किया बताइए, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ में लिखो, नाउ इसको कुछ नाम दे दो, इसको XY नाम दे दो, सही है। देखिए प्रोड्यूस AD अप टू X सच दैट, कैसे बढ़ाना है बोलो, सच दैट AD इज इक्वल टू DX, और ज्वाइन किसे कर लो, BX CX। प्रोड्यूस PM अप टू Y सच दैट PM इज इक्वल्स टू, और ज्वाइन किसे करो, QY RY। जो सुना यहाँ तक बात समझ में आई? इसके बराबर इसे ले लो, इसके बराबर इधर ले। अब आगे की बात करो। यहाँ मुझे बताओ कि AD बाई PQ, ये दोनों ट्रायंगल लेना बस, सही है, इधर का और इधर का। अब इस पहली इक्वेशन को लिखो जरा। तो क्या इधर वाले में एक साइड तुम्हें मिल गई, मैं SSS की सिमिलरिटी लगा रहा हूं। तो देखो AB बाई PQ। अच्छा एक बात तो मुझे बता दो हर्षिता, कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हों तो क्या वो एक पैरेललोग्राम होता है? देख लो ये मीडियन है तो ये इसके इक्वल हुआ, और ये बाई कंस्ट्रक्शन इसके इक्वल हुआ। सो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ABXC। ABXC जो डायगोनल्स हैं, कौन से डायगोनल्स? BC एंड AX
बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसलिए सो इट इज पैरेललोग्राम। और सिमिलरली दूसरा पैरेललोग्राम क्या हो गया? सिमिलरली पी क्यू वाई आर इज पैरेललोग्राम। यहां तक की बात समझ में आई? अब आसान काम हो गया, यही लिख लो और इन दोनों को क्या प्रूव कर दो? सिमिलर। मुझे बताओ कि ए बी बाई पी क्यू तक तो ठीक है, ए सी बाई पी आर को क्या लिखोगी? ए सी किसके इक्वल है? पैरेललोग्राम की क्या अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं? तो इसलिए ए सी की जगह क्या लिखोगे? अभी तो यही लिख लो, ए सी बाई पी आर। और एक क्या है? हम ए डी नहीं लिखेंगे, हम 2AD लिख देंगे, तो मुझे पूरा AX मिल जाएगा। AC की जगह तो मैं ये लिख ही दे रहा हूँ और इसका भी डबल करके लिख दे रहा हूँ तीनों साइड। अब तीसरी चीज क्या है बताओ? AD बाई PM, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 मैंने लिख दी। अब क्या क्या करने जा रहा हूँ? AB बाई PQ, AC की जगह क्या लिखूं आयुषी बताओ जरा? PX, PR की जगह क्या लिखूं? बोलो। क्यू क्यू आर कहां से लिख दो? उसके सामने की साइड इक्वल होगी ना, तो दैट इज क्यू आई। बोलिए और यहाँ क्या लिखने जा रही हैं आप? 2AD क्या लिखोगी और नीचे क्या लिखोगी? 2PM। यहाँ तक बात समझ आई? ऐसा क्यों लिखा? AC is equals to BX और PR is equals to QI, that is opposite sides of, इसकी opposite sides है पैरेललोग्राम। यहाँ तक बात हो गई। अब मैं 2AD और 2PM को तो सिंपली वो लिख दूं बाई कंस्ट्रक्शन। सो बाई कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा? AB by PQ is equals to BX by QY and it is equals to 2AD को क्या लिख दिया जाए? AX by PY। इसका मतलब क्या है कि 2AB is equals to AX और 2P that is 2PM is equals to PY by construction। आगे क्राइटेरिया लगाओ पूजा। निकिता क्राइटेरिया लगाओ। बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी बताया मत करो। रूल, इस रूल से क्या हुआ? दिस बाई दिस और दिस बाई दिस पूरा लिख गया। तो ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है? ट्रायंगल ABX और PQY। अच्छा बता रही हो। ट्रायंगल ABX इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQY। अगली लाइन बताओ। 4 एंगल मैंने दे दिए हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। Angle 1 is equal to angle 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों ऐसा हुआ? दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी तरीके से कौन सा दूसरा ट्रायंगल किसके सिमिलर हुआ? Angle 2 ट्रायंगल ACX। सिमिलरली ट्रायंगल ACX it is similar to triangle PRY। so this implies angle 2 is equals to angle 4 क्योंकि corresponding angles of similar triangle, adding both, so adding above, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करो और राइट को राइट से ऐड करो, तो दैट इज एंगल A, इट इज इक्वल्स टू एंगल P। अगली लाइन बताओ आयुषी। जसमीत आप बताइए। ठीक है, जसना आप बताइए। निष्का, श्रेया,
हाँ बोलो। हाँ अरे और कुछ लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, बहुत पहले से हम कहाँ से ले लेंगे, तो यहीं लिखवाओ जो लिखवाना है। ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन, ये क्यों है, ये तो गिवन की वजह से है। तो कॉन्वेंसी कहाँ लगाने लग गए तुम्हारे, विदेश से आई हो क्या? सिमिलरिटी रूल। ठीक है, अमेरिका ने तीसरी दुनिया का वीजा ही बंद कर दिया। हम लोग बोला तीसरी दुनिया का वीजा है। अच्छा चलो, ऐसे सिमिलरिटी रूल आ गया तो क्या हो गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब इसका अगला क्वेश्चन देखो, वो आफ्टर और है कि इसी के साथ है? इसी के साथ सेकंड पार्ट इसी के साथ ही है। ऑल्सो फाइंड, दो सवाल जोड़िए, ये क्या ज्यादा छोटा हो गया सर, वो अलग पार्ट है ना एक। नहीं है इसी नहीं डाल दिया। 5 मार्क्स का, 5 तो ठीक है। चलो ये छोटा क्वेश्चन ही है। ये देखो, दैट इज, ये दिया गया है कि XY इज पैरेलल टू XZ इज पैरेलल टू BC। XZ अगर BC के पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगाओ, तो XY भी पैरेलल क्या होगा, BM के। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या होगा बताओ, दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। तो पूरे के पैरेलल तो आधा भी आधा के पैरेलल, 2 बार BPT लगाएंगे और आंसर पाएंगे। चलिए, सो क्या क्या लेंथ कितनी कितनी दी है, चेक करो। AZ कितना दिया, AZ 3 है, AZ को लिखो 3, ये 3 है। ZC 2 है, ZC 2 सेंटीमीटर। BM 3 है, BM is 3 सेंटीमीटर। और MC क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी चीज दी है। आपको क्या पता करना है, XY पता करना है, फाइंड लेंथ ऑफ ये। ओके, तो आप इसमें क्या करेंगे कि ये लेंथ निकाल लेंगे, XY पूछा गया ना, और फिर ये चीजें, तो हमारे पास ये दोनों है, ये। चलो देखते हैं। ओके, नाउ हम इसमें क्या करते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT नहीं लगाते हैं, हम डबल ए सिमिलरिटी लगाते हैं। लाइन पैरेलल है, तो लाइन पैरेलल होने से क्या ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो इसलिए भाई डबल ए सिमिलरिटी लगा दी जाएगी। और डबल ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा कि बाई डबल ए सिमिलरिटी, ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल में, छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में। 2 ट्रायंगल है, पार्ट नहीं लेना, एक बड़ा ट्रायंगल उसमें छोटा ट्रायंगल शामिल है। तो मुझे बताओ कि ट्रायंगल AZY किसके सिमिलर हो जाए, लिख देना कि एंगल Z इज C और Y इज इक्वल टू M। ऐसा तो लिख लोगे, क्या लिखोगे कि एंगल Z इज इक्वल टू C और एंगल Y आपको लिखना पड़ेगा, AY चेक करके लिखना पड़ेगा, एंगल AYZ इट इज इक्वल टू AMC। ऐसा क्यों होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाई डबल ए सिमिलरिटी, आज अस्मिता, बाई डबल ए सिमिलरिटी कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ट्रायंगल AYZ किसके सिमिलर है, बताओ मत, AMC। ट्रायंगल AMC, तो इस तरीके से बताओ कि AZ अपॉन AC, सही है।
दिस बाई दिस, छोटा बड़ा ले रहे हैं, और उसको क्या लिख सकते हो, ए वाई बाई ए एम, और क्या लिख सकते हैं, और साथ में लिख सकते हैं वाई जेड अपॉन एम सी। यहां तक सही है। अब इसमें मैं वैल्यू डाल दूं, कौन कौन सी वैल्यू है जिसका वैल्यू फिट करो ए जेड बाई ए सी की, बताती नहीं है तो असहयोग आंदोलन चला रही क्या। चलो कोई बात नहीं, ये गांधी जी के ए वाई बाई ए एम, और वाई जेड तो पता नहीं ना, और एम सी, यहां तक ठीक है। इस पर भी यही चीज है, एम सी 5। इतनी बात हो गई। और हमारे पास क्या है, हमको एक्स वाई चाहिए था, तो अब क्या किया जाए, ए वाई बाई ए, ये ले लो, इसको ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को ले लो। तो मुझे बताइए कि ए वाई बाई ए एम का हमारे पास रेशो आ गया, आ चुका है कि नहीं आ चुका, उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ ऐसे पढ़ा नहीं। लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में मुझे बताओ कि एंगल एक्स किसके इक्वल है, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल, और ए वाई एक्स किसके इक्वल है, एक्स कैपिटल होगा, दैट इज इक्वल्स टू ए एम बी, और ऐसा किस वजह से होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और बाय डबल सिमिलरिटी। जसमिता बाय डबल सिमिलरिटी कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ए वाई एक्स किसके सिमिलर है, ए एम बी। तो अब जरा देखो, ए वाई बाई ए एम, ए वाई बाई ए एम लिखो, ए वाई बाई ए एम, और तुम्हें ए एक्स चाहिए कि एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई ले लो, एक्स वाई लोगी तो यहाँ क्या लोगी, एक्स वाई अपॉन बी एम, ये वैल्यू यहां से रखो 3/5, और बी एम कहां से रखोगे, एक्स वाई तो चाहिए, डी एम 3 है, तो अब ये कितना हो गया, 3 या 9/5, तो एक्स वाई कितना आ गया 9/5, यही पूछना सही है। अब अगला देखो, क्वेश्चन दिया गया, ए राइट ट्रायंगल 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट हाइपोटेनियस। देखो आसान चीज है, इसको हम लोगों ने 9th में भी पढ़ रखा है कि 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर, और इसको मेड टू रिवॉल्व, ये हाइपोटेनियस है, वो कह रहा है इस पे इसको रोटेट करो। ये देखो, जब तुम छोटी क्लास में हुआ करते थे तो तुमने इस पे रोटेट किया था तब ऐसे बन गया था, अब इस पे भी रोटेट किया था तब ऐसे हो रहा था कि नहीं। छोटे क्लास में क्या होता था, अगर मान लो ऐसे था और मैं तुमसे कहूँ कि नहीं इसको परपेंडिकुलर पे रोटेट कराओ, तो क्या इससे एक इस तरीके का बन नहीं जाता था, ऐसे रोटेट कराते थे। और ऐसे भी कराओगे, मैं कहूँ बेस पे रोटेट कराओ, तब क्या करते, मान लीजिए बेस पे कर देते हैं तो भी बन जाता, तब बेस पे भी बन जाता, इस पे रोटेट करा दो। लेकिन वो कह रहा नहीं, हमको बेस पे नहीं करवाना और परपेंडिकुलर पे भी नहीं करवाना, हमको किस पे कराना है, अगर हाइपोटेनियस पे कराओगे तो 2 शंकु बनेंगे, एक शंकु ऊपर और एक शंकु नीचे, देयर आर 2 कोन्स जनरेटेड, सही है। तो अब मुझे बताओ, ये 3 है ये 4 है, ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई, ये टोटल हाइट कितनी हो गई 5 में से अगर तुम इसे x लेते हो तो नीचे वाला कितना हो गया 5 माइनस x, क्योंकि पहले 5 तो निकाल ही लो, 3 और 4 था, तो इसको लिखो 3 सेंटीमीटर, और इसको क्या लिख लें 4 सेंटीमीटर, तो अब इस पे फार्मूला लगाइए ए बी सी। चलो ए सी की वैल्यू पहले निकालो, समझ में आ गया ना कि किस तरीके से, ये 90 डिग्री का है
ये है राइट एंगल, इसको मैं जनरेट करा, इसको घुमा दिया तो अब देखिए, so this is the right triangle and it is rotated about it. अगर इस तरीके से रोटेट करोगे तो क्या होगा, ये राइट ट्रायंगल है तो ये रोटेट होने लगेगा और इसको इससे मिला दो, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या बन जाएगी, रेडियस। तो इसको लिख लें ए बी सी, दोनों की होगी, जो नीचे वाला कोण होगा वो भी उसी रेडियस पे घूमेगा जिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, सही है। और क्या होगा, दैट इज आप ये समझिए कि इस तरीके का पेज है और इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, तो ये राइट ट्रायंगल है और इसको हमने हाइपोटेनियस पे रोटेट किया है। कैसे रोटेट किया, हाइपोटेन्यूस। इस पर। तो अगर मैं इस पर इसको रोटेट कर दूं तो रोटेट करने पर, जैसे मैं इस पर रोटेट करूं तो रोटेट करने पे दो कोण जनरेट हो रहा है। कौन कौन सा कोण जनरेट हो रहा है, एक ऊपर का कोण जनरेट हो रहा है और एक नीचे का। तो ऊपर की भी हमें बात करनी है और नीचे की भी करनी है। इसको घुमा देंगे तो दो कोण बनेंगे, एक ऊपर का एनवेलप बनेगा और एक किसका बनेगा, नीचे का। है ये राइट ट्रायंगल, लेकिन अब मैं इसे कैसे जनरेट कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ना। अच्छा, एक साइड मैंने इसकी 4 ले ली और एक साइड कितनी ले ली, 3 ले ली। तो इसको 5 करने पे मैंने इसको लिख लिया x और इसको कितना लिख लिया, 5 माइनस x। इस चीज को मैं लिख रहा हूं दैट इट इज इक्वल टू समथिंग, आप bm डाल दो। ये लाइन कौन सी है, BM। इतनी बात समझ आ गई। चलो, सो आप ये लिख लीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इट इज AC स्क्वायर। तो √9 प्लस 16 इट इज इक्वल टू AC। व्हाट इज AC, √25 इट इज AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, यदि AC 5 है तो इसे x ले लो और इसे कितना ले लो, 5 माइनस x। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन। देखो डबल कोन कह रहा है कि नहीं। तो अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर कितना है, क्या 3 स्क्वायर है, चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर क्या 3 स्क्वायर है, सही है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और एक और बात बताओ, 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर कितना है, ये और ये भी तो 90 डिग्री, इसका निकालो, क्या 4 स्क्वायर। यहां तक बात तुम्हें समझ में आई तो आगे बढ़े, पलट बोलो। दिस और BM, इसका स्क्वायर और BM स्क्वायर सी आया। चलो, BM स्क्वायर एक तरफ रख दो और एक निकाल दो, BM से हमें ज्यादा लेना देना नहीं। तो मुझे बताओ कि इसको जरा और खोलो, 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस BM स्क्वायर इट इज इक्वल टू 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, इसको इसके नीचे लिखो, नीचे लिख के सबट्रैक्ट कर लो। तो बताइए कि x स्क्वायर और प्लस BM स्क्वायर कितना है, 9 है। देखो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी इसके नीचे और सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या क्या कट गया, तो 25 माइनस 10x और यहाँ कितना आया बोलो, 7 आ गया। तो अब मुझे बताइए 25 माइनस 7 अगर 10x है तो x की क्या वैल्यू होगी, पूजा फिर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। दैट इज 1.8। कितना आ गया, कितना आ गया x। 1.8। अब क्या तुम्हें ये पता चल गया, क्या पता चल गया, 1.8। तो ये कितना हो गया, 3.2। तुमको हाइट पता चल गई, लेकिन क्या तुम्हें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुमको दोनों के सरफेस एरिया भी चाहिए, दोनों के वॉल्यूम चाहिए। तो
बीएम भी निकाल लो। तो किसमें इक्वेशन डालोगे, पहले में डालो और बीएम निकाल लो। डालिए, एक्स की क्या वैल्यू डाली जाएगी और बीएम स्क्वायर को क्या डाला जाएगा। ये देखो मैंने 9 लिख दिया, फर्स्ट इक्वेशन में डाली है। इसको क्या लिखेंगे, तो बताइए बीएम स्क्वायर कितना आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कर दिया। 9 में से 3.24 जरा सब्ट्रैक्ट तो करो। 5.76 जस्मिता बोलो किसका रूट है। 20, हाँ बोलो, दैट इज BM। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज 2.4। स्क्वायर करोगे तो कुछ तो बचना चाहिए ना। BM पता चल गया। अब जब दोनों चीज पता चल गई है तो अब वॉल्यूम निकालिए, सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, दैट इज V1 प्लस V2 1/3 पाई r स्क्वायर h r1 स्क्वायर। r तो सेम रहेगा दोनों में, लेकिन h1 h2 करना पड़ेगा। और 1/3 पाई r स्क्वायर h2। सही है। अच्छा 1/3 r स्क्वायर कॉमन लो और h1 प्लस h2। अब मुझे पता चला x तो हमने बेकारी में निकाला, h1 h2 मिलके तो 5 हुई गए नहीं। चलो r तो काम आ गया। BM निकाले तो BM चाहिए था, लेकिन तब तो नहीं पता चल पाता, करने में पता चलता है कि ये तो काम नहीं है ना। तो 1/3 इंटू 22/7 और r कितना है बताओ, 2.4 इंटू 2.4 और h1 प्लस h2 की जगह सीधा 5 लिखते हैं। ये h1 और ये क्या है, ये तो h1 है ना, ऊपर वाला शंकु और ये नीचे वाला शंकु, और दोनों का आयतन निकाल लीजिए। अच्छा अब देखो कुछ कट भी रहा है क्या, 3 से ये कटा 0.8, 7 से तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है ना। वास्तव में आंसर पाई में आता है, चलो कोई बात नहीं। अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 8 से करो जरा, 8 × 16 दैट इज 17.6 और इसको करो तो 12 और अपॉन 7 तो कितना हो जाएगा, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 84 प्लस 7 91 और 12 1 इज 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, तो दैट इज अपॉन 7। डेसिमल और अपॉन में आंसर कभी एक साथ नहीं लिखा जाएगा, ये हाईली इरेगुलर है। डेसिमल भी लिख दो और अपॉन, तो 2112/70 अब सही है। सर हम कल एग्जाम में पाई में शो करें या फिर पाई में करो, सब जगह आंसर पाई में, सही है, पाई में कर देना। अब देखो इसका ये बताइए सरफेस एरिया, यहां तक समझ में आ गया। सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, सरफेस एरिया का जस्मिता फार्मूला बताओ, मैं थोड़ा भूल गया हूं। पाई याद है, तो ये बता रहे हैं कि ऊपर वाले का सरफेस एरिया, क्योंकि आपको कर्डोई चाहिए और ये वाला तो नहीं मिलेगा, बेस तो छिपा हुआ है, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया जनरेटर, सरफेस तो पाई रहेगा, आर रहेगा और एल, लेकिन L1 L2 लिखना तो पाई कॉमन ले लो, आर भी कॉमन ले लो। L1 कितना है और L2 कितना है, पाई ऐसे लेने दो, पाई में लिख देना आंसर। और R कितना है बताओ, BM 2.4, L1 L2 कितना है 3 + 4। अब यहाँ पर 7 कट जा रहा, वहाँ नहीं कट रहा था, चलो कोई बात नहीं, इंटू 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, तो 16.8 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना, सही है। एक सवाल और बनाएंगे, लास्ट है ना, कितने, अरे बहुत है, 38 है तो तुम 34 के यहीं तक कर लेना, बस इतना ही रखो, बाकी